अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मिटा में वो वेरिएंस और लर्निंग कर्व और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन अभी तो दिया था टेस्ट का। जो जो आता है आ जाना बस। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल यहाँ एंड किया था, ये वर्किंग वन दोबारा सुन लें। अगर हम गैमा बनाते हैं तो इसमें मटेरियल बी इस्तेमाल होगा जो वैसे भी हमारा एक रेगुलर प्रोडक्ट जी बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि सप्लायर्स की स्ट्राइक है तो अभी और हम मटेरियल बी खरीद नहीं पाएंगे। जो पड़ा हुआ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। चूंकि और खरीद नहीं सकेंगे तो फिर मामला कुर्बानी वाला आ गया। कुर्बानी यह करनी पड़ेगी कि अगर गैमा बनाना है तो जी बनाना फिर रोकना पड़ेगा। जी का एक यूनिट कितने में बिक जाता है? 390। और जी के एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितनी कमाते हैं उसके लिए तो मटेरियल बहरहाल एक वेरिएबल कॉस्ट है तो लिखना पड़ेगा। और अदर वेरिएबल भी कंट्रीब्यूशन तो बहरहाल यही है। अगर हम जी नहीं बनाएंगे तो फिर जो उसमें कमाते हैं वो नहीं कमा सकेंगे, लेकिन ये 140 रुपए पर यूनिट ऑफ जी है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है 1000 केजी, तो इसलिए इसको इंटू रुपीस पर केजी करना पड़ेगा। मटेरियल बी के 4 किलो मिलकर ये कमा के देते हैं, तो 1 किलो कितना कमा के देता है? 35। 140 निकालना, चूंकि कंट्रीब्यूशन निकालनी थी तो मटेरियल बी बहरहाल वेरिएबल एक कॉस्ट तो है, कंट्रीब्यूशन निकालने में इस्तेमाल होनी थी, लेकिन हम इस वक्त यहां पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं एक रेलिवेंट कॉस्ट देखना चाह रहे हैं। तो चूंकि यहां से जो माइनस हुआ है ये 10 रुपए एक पुरानी कॉस्ट है तो ये रेलिवेंट नहीं, इसलिए इसको ऐड बैक कर देंगे। तो ये फिर आपको एक फार्मूला बताया था कि कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल, ये 45 ऐसे निकला। और जिनको ये दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर लगा था तो वो भी दिखा देता हूं। जी नहीं बनेगा तो इतने का नहीं बिकेगा, बनेगा नहीं तो इस पे ये वाले खर्चे भी नहीं आएंगे। मटेरियल वाला लगना यहां भी है वहां भी है तो इसको रेलिवेंट नहीं है तो छोड़ दें 180। और इसको अगर पर केजी कर लें तो ये ऐसे करना है तो ऐसे कर लें। ये मैंने कल बात यहां समझा के यहां तक हुई थी बात कल। सवाल का ये दोबारा सुन लें। हम लोग इस वक्त चैंपियन इंडस्ट्रीज वाला सवाल कर रहे हैं। ये सवाल ये रेलिवेंट कॉस्ट और कुर्बानी और इसकी कैलकुलेशन के लिए अच्छा सवाल है। इस सवाल को देख के डरते रहेंगे तो ये कैफ का नहीं है सवाल, ये फाइनल का सवाल है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करवा रहा हूं कि इसमें ये कैलकुलेशंस अच्छी हैं। स्टोर में पड़ा हुआ है XY नाम का कुछ मटेरियल, आधा प्रोसेस हुआ। इसके 2 हल हैं, नहीं इसके बारे में हमने 3 हल सोचे हैं। या तो इसको स्क्रैप के तौर पे बेच दें, या फिर इससे एक प्रोडक्ट गैमा बना लें, और गैमा बनाएंगे तो बेचेंगे। अगर गैमा बनाएंगे, ये आज भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्प्रिंग 11 वाला है ना, ये रख लें, कल ही शायद, आज और बोल देना। अगर गैमा बनाएंगे तो बेचेंगे, और अगर गैमा बनाएंगे तो फिर ये खर्चे होंगे गैमा बनाने के लिए। मटेरियल ए लगेगा, मटेरियल बी लगेगा। इसके अलावा गैमा बनाने के लिए लेबर के 3 तरह के लोग हैं जिनके टाइम लग रहे होंगे। एक अनस्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है, और एक अच्छे खासे वाह स्किल्ड है। अब ये जो अनस्किल्ड हैं इनके कितने घंटे चाहिए? 5000 घंटे। अनस्किल्ड के लिए दूसरे पेज पे एडिशनल अदर जनरल इंफॉर्मेशन। अदर जनरल इंफॉर्मेशन इसलिए कि यहां पर कुछ कॉमन बातें की हैं जो जहां जहां जरूरी हो वहां इस्तेमाल कर लें। अदर जनरल इंफॉर्मेशन में लेबर के वेज रेट दिए हुए हैं, और उस लिस्ट के नीचे लिखा हुआ है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं ये हमारे पास काफी सारे अवेलेबल हैं, कि नहीं? अच्छा वो सेमी स्किल्ड है, सॉरी। अनस्किल्ड जब जरूरत होती है तब हम मार्केट से ले आते हैं,
कैजुअली का मतलब है जब कभी जरूरत होती है तो ले आते हैं, तो ठीक है, जरूरत होगी तो ले आएंगे। तो क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी, जितने का हम ये लाएंगे तो कितने का मिलेगा, 3 रुपए पर आवर, 15,000। सेमी स्किल्ड के भी 5,000 घंटे चाहिए, और सेमी स्किल्ड फारिग हैं बहुत सारे लोग, और उनको उस फारिग टाइम के बिठा के रिड्यूस्ड पैसे देने थे, नहीं बताया, तो फिर उतने ही देने होंगे। सेमी स्किल्ड लोगों की सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल है, हमने उनको परमानेंटली हायर किया हुआ है और उनके पास अच्छा खासा फारिग टाइम है, और ये नहीं बताया कि उनको फारिग टाइम में रिड्यूस्ड पैसे देने थे, तो फिर कितने देने थे, उतने नॉर्मल ही देने थे। तो इस सूरत में रेलिवेंट कॉस्ट 0। हाँ जी, ये रहा 0, ये 0। और हाईली स्किल्ड वाले लोग 5,000 घंटे चाहिए, और ये लोग फारिग नहीं है। जो बंदा इस काम के लिए हमें चाहिए वो हमारे पास ही एक और काम करता है बैठ के, और वो बनाता है प्रोडक्ट वाई। तो उसको अगर उस काम से उठाना हुआ तो जो वो प्रोडक्ट वाई पे कमा के देता था 24, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमें पर आवर चाहिए, क्योंकि 5,000 आवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर इसके लिए कितने घंटे लगते थे, इसके 4 तो 6, लेकिन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। क्यों कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, क्योंकि ये टॉपिक कैलकुलेट किया हुआ है, ये यकीनन ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखाया होगा, तो इसलिए लेबर ऐड है। ये वो लेबर वाला पॉइंट है जो मैंने परसों तरसों कहीं लेबर की एग्जांपल 2 में भी करवाया था और कल दोबारा समझाया है जी। हाँ जी, रेड वाला बंदा नहीं, ब्लू वाला था। ये क्या किया है, लेबर 3 तरह के लोग चाहिए, दोबारा सुन लें जो लेट आए हैं। लेबर अनस्किल्ड चाहिए गैमा बनाने के लिए 5,000 घंटे, और अदर जनरल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि अनस्किल्ड लोग जब हमें चाहिए होते हैं हम हायर कर लेते हैं, तो बस ठीक है, अब भी हायर कर लेंगे, इस रेट पे मिल जाएंगे। ये उनकी रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। सेमी स्किल्ड लोगों के बारे में वहीं अदर जनरल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास सफिशिएंट फारिग लोग बैठे हुए हैं, परमानेंटली हमारे पास मौजूद हैं और उनके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल है। ये नहीं कहा कि फारिग बिठा के उनको थोड़े पैसे देने थे कि पूरे पैसे देने थे, तो फिर पूरे पैसे ही देने थे, तो इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट 0 होती है, ये 0। हाईली स्किल्ड के बारे में लिखा हुआ है कि जिस बंदे से हमने ये काम लेना है वो फारिग नहीं है, वो हमारे ही पास किसी और डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट वाई बनाता है, तो जब उसको वहां से उठाएंगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगी, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन 24 रुपए पर यूनिट ऑफ वाई, हम यहाँ 24 रुपए पर यूनिट नहीं ला सकते, पर आर, तो एक वाई में 4 घंटे लगते हैं इस पर्सन के, 4 से डिवाइड करेंगे तो पर आर बनेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। ये प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर इसलिए है क्योंकि ये 24 रुपए ऐसे निकला था कि इसकी सेल प्राइस में से मटेरियल माइनस किया होगा, लेबर माइनस किया होगा, वेरिएबल खर्चे माइनस किए होंगे, तो 24 आया होगा। तो ये जो लेबर माइनस हुआ है, इस बंदे को यहां भी पैसे देने, यहां भी पैसे देने, तो ये रेलेवेंट चीज नहीं है, इसलिए लेस हुआ तो ऐड बैक, ये वो ऐड बैक। ये लेबर की एग्जांपल 2 में भी किया था बोर्ड पे एक्स्ट्रा वाली क्लास में, और कल भी मैंने ये रिवाइज कराया था। एक्सेस सप्लाई का मतलब ये है ना, सप्लाई, लेबर की सप्लाई से क्या मुराद है कि लेबर है मौजूद काम करने के लिए, एक्सेस अवेलेबल है, तो जितना हमने काम लेबर से लेना है उसमें वो एक्सेस अवेलेबल है, हम ले लेंगे काम उनसे। कितना बन गया, 55,000। ये भी लेस करेंगे, और गैमा के लिए क्या चाहिए। अच्छा, आप इस बस में आप एक चीज एग्जाम क्वेश्चन में भी ये एक ट्रिकी एरिया होता है जिसको स्टूडेंट इग्नोर कर जाएंगे। वेरिएबल OAR रेलिवेंट कॉस्ट होती है, जब भी उसको R से लिंक किया होगा तो आपने खुद ही ढूंढना होगा कि कहीं वेरिएबल OAR तो नहीं सवाल में ढूंढ रहा, तो अदर जनरल इंफॉर्मेशन में देखिए वेरिएबल OAR 1 रुपया पर लेबर आर आ रहा है, तो फिर वेरिएबल है इसलिए गैमा बनाएंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी होंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी आएंगे। ₹1 पर आर, कौन सा लेबर, डायरेक्ट, वो सेमी स्केल्ड, अनस्केल्ड, तीनों ही। अगर
सिर्फ किसी एक से लिंक करना होता तो बता देता, तो इसलिए तीनों, जैसे वो स्प्रिंग 16 में भी किया था, इनटू ₹1, 15,000। और गैमा के लिए कुछ, हाँ जी, 2 लाइनें और लिखी हुई हैं एक्स्ट्रा कह के सवाल के पहले पेज पे। एक एक्स्ट्रा सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और कुछ एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं। तो चूंकि ये एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं तो इंक्रीमेंटल है ना, रेलेवेंट है, इसी से आगे चल रहा हूं। एक्स्ट्रा सेलिंग कितने हैं? 27। एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट 18,000, 41,000। वेरिएबल OAR रेलेवेंट कॉस्ट है? हाँ है। तो आपको अदर जनरल इंफॉर्मेशन में वेरिएबल OAR दिया हुआ ₹1 पर लेबर आवर, तो मैंने वही कर लिया। 3 तरह के लेबर है ना, तो 5 5 5 जी। लेबर और से साथ लिंक किया हुआ था तो हमने रेलेवेंट लिया। अगर मशीन आवर से भी लिंक किया होता तो हम मशीन आवर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वेरिएबल OAR होता है रेलेवेंट। कोई भी काम होगा तो होंगे वेरिएबल ओवरहेड्स। एक्स्ट्रा क्या लिखा होता? एक्स्ट्रा ना लिखा होता, फिर ये एक्स्ट्रा लिखा ही ना होता, फिर ये लाइन ही ना लिखी होती ना। नहीं बताता ना कि वो एडिशनल होंगे या कुछ तो बताता। गैमा वाले सारी अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए, पढ़ें, पढ़ के देखिए कोई अंग्रेजी में ऐसी बात जो आपको ना समझ आ रही हो कि जो किया है ये पता नहीं क्या कर दिया। जो कुछ अंग्रेजी में लिखा है बेटा वो आपको भी समझ आना चाहिए कि पढ़ के हाँ यही होना चाहिए था। मटेरियल भी स्टोर में जितना है वो हमारे और काम में भी आता है, क्योंकि प्रोडक्ट जी बनाने में इस्तेमाल होता है, तो रेगुलर मटेरियल है। मटेरियल रेगुलर यूज का हो तो हम उसकी रेलेवेंट कॉस्ट लिया करते हैं कि नया कितने का मिलेगा, क्योंकि हम वैसे भी खरीद के ही ले आएंगे। अब इसका खरीदना बंद हुआ हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से, काफी अर्से तक हम इसको नहीं खरीद सकेंगे। तो जो पड़ा हुआ है वो इसके लिए नहीं था, वो प्रोडक्ट जी के लिए था। अब अगर हम वो पड़ा हुआ इस्तेमाल कर लेंगे और खरीद नहीं सकते तो फिर जी कुर्बान हो गया ना फिर, तो इसलिए ये उसकी कुर्बानी कॉस्ट लेनी पड़ी। इस 1000 किलो से हमने जितना कमा लेना था वो नहीं कमा सकेंगे, तो वो यहां पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई जी। क्या अनलाइकली, अनफॉर्चुनेटली होता है वो। अनलाइकली इसको नेगेटिव कर रहा है, बहुत अनलाइकली है कि हम उसको खरीद पाएंगे। कैन भी नहीं, क्या कैन भी होगा, अनलाइकली है। तो इस वक्त हमारी टेंशन नहीं है ना कि उसको कहां से रिकवर करें, अभी सिर्फ ये टेंशन है कि जो इस वक्त करने जा रहे हैं ये करना बेहतर है कि नहीं बेहतर।
हम इस रेलिवेंट कॉस्टिंग में ये नहीं कर रहे कि हमारा ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब को देख रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है। तो इसलिए हमें इससे फर्क नहीं पड़ा कि ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट में था नहीं था, खर्चा हुआ था, ज्यादा हुआ था, कम हुआ था। अब से ऑनवर्ड जो हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं उसका क्या करना है। रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक एक कॉस्टिंग टेक्निक है कि अब से ऑनवर्ड हम सिर्फ रेलिवेंट चीजें देखें और बस उसी पे कमाएं जो कमाना है। ये टेक्निक है। ये फिक्र जो है ना कि पुराने वाले का क्या करेंगे, ये सिर्फ एक दिल का वहम है कि हम क्या करें। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं कि इस ऑप्शन में क्या करना है। अभी इस वक्त ये परेशानी की बात नहीं है कि अभी अगर आप मुझसे कॉस्ट की बात पूछ रहे हैं तो मेरे लिए आपके लिए सारी डिस्कशन इस वक्त ये फिक्र है कि कॉस्ट का पेपर कैसे पास करना है। अभी इस डिस्कशन में रेलिवेंट नहीं है कि बीएम पुराना रहता था अब उसका क्या करें, ऑडिट रहता था उसका क्या करें, अभी डिस्कशन नहीं है। अभी इस वक्त सिर्फ डिस्कशन कॉस्ट को देख के, पुराना जो भी मसला है अभी बात सिर्फ कॉस्ट की हो रही। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम जब कोई डिसीजन देख रहे हैं तो सिर्फ उस डिसीजन को देख रहे हैं, ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉसेस में होता रहे, हम इस वक्त जो चीज डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वक्त बात हो रही है एक्स वाई की। अब ये एक्स वाई 15 करोड़ का खरीदा था, होता रहे, अब क्या करना है। अब ये 3 रास्ते हैं, इनमें से जो बेहतर है वो चुन लेंगे। ठीक है जी, गैमा में कुछ नहीं पूछना। तीसरा हल है कि डेल्टा बना ले, अल्टरनेटिव बी। क्या जी, फिर कंट्रीब्यूशन ही ना होती, फिर ये पॉइंट ही ना ऐसा होता, क्योंकि रेगुलर मटेरियल पे कंट्रीब्यूशन ही ना होता। अगर मार्केट से मिलना होता, रेगुलर मटेरियल है, तो फिर कंट्रीब्यूशन वाली चीज पे जाते ही ना, हम तो परचेज कॉस्ट लेते। जो ये सवाल करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो बेशक चले जाएं, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को ये देखें, हम ना इस वक्त डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अब मेहनत करते करते अब जहां तक पहुंचे हैं फिर ये करने वाला टॉपिक था। अगर आप इनमें से कुछ जैसे अभी जो भी सवाल करा रहा हूं, एक और कराऊंगा, होमवर्क है, अभी होमवर्क डिस्कस करूंगा, फिर ये सारी मेहनत के बाद में मैं कुछ चीजों को कनेक्ट भी करूंगा कि कैसे पता चलेगा ये करना, कैसे पता चलेगा वैसे करना है। तो अगर आप बीच में से बेटा सवाल छोड़ते रहे होंगे कि ये चले रहे तो हम करते नहीं, सर कर रहे हैं तो करते रहे, फिर साथ नहीं चल सकेंगे। तो जब किसी को भी जवाब दे रहा होता हूं तो सारे सुना करें, काम की बात होती है। गैमा कर लिया पूरा मैंने, गैमा हो गया है कंप्लीट। डेल्टा अल्टरनेटिव बी, डेल्टा प्रोडक्ट है, बेचा करते हैं। डेल्टा हमारा एक रेगुलर कंपोनेंट है जो हम किसी प्रोडक्ट के बनाने में इस्तेमाल किया करते हैं। इनफैक्ट ये हमारा एक मटेरियल है जो हम खरीदते हैं और किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि किसी क्या वेरियस प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्स वाई में थोड़ी बहुत मेहनत की तो इससे हम डेल्टा बना पाएंगे। गैमा हम क्यों बना रहे थे, ये खर्चा क्यों करें, क्योंकि गैमा बेच लेंगे तो इनफ्लो होगा। डेल्टा क्यों बनाए, डेल्टा बनाने से क्या फायदा होगा, खरीदना नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा हमारा एक मटेरियल है जो हमारे और प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता था। अब अगर डेल्टा हमने खुद बना लिया तो वो जो खरीदने पे खर्चा करते थे वो सेव हो जाएगा। जो परचेज कॉस्ट की सेविंग होगी वो है हमारा असल में फायदा। जैसे इसकी सेल्स है ना, वैसे इसकी परचेज कॉस्ट सेविंग है जो हमारा फायदा है। अच्छा, इसको मैं 2 तरीकों से कैलकुलेट कर दिखा रहा हूं जैसे आपको आसान लगे। अल्टरनेटिव बी पेज 1 के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम अभी फिलहाल हर महीने 1200 डेल्टा खरीदा करते हैं और 900 रुपए का एक मिलता है। लेकिन अगर हमने एक्स वाई जो पड़े हुए हैं उनको डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया तो फिर इस क्वार्टर में जो 1200 यूनिट्स खरीदने थे अब सिर्फ 900 खरीदेंगे। ये आखिरी पैराग्राफ पहले पेज पे लिखी हुई है कहानी। तो फायदा क्या हो रहा होगा, हम फिर 300 डेल्टा बना पाएंगे। और फायदा ये होगा कि वो जो 300 खरीदने थे वो नहीं खरीद रहे होंगे। 300 खरीदने थे, 900 का एक नहीं खरीदेंगे, 270,000। लेकिन इसकी वजह से जो बाकी 900 और खरीदेंगे वो अब हमें जो सस्ता मिलता था वो महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। 150 रुपए हमें उन बाकी के ऊपर महंगी प्राइस पड़नी शुरू हो जाएगी। तो हमें फिर नेट फायदा ये होगा।
ये पॉइंट दोबारा, 1200 यूनिट्स हम साल क्वार्टर के खरीदा करते थे। ये पड़ा हुआ XY इस्तेमाल करके अगर डेल्टा बना लिया तो ये हम डेल्टा 300 बना लेंगे। तो 300 बनाने का फायदा क्या होगा, 300 खरीदने नहीं पड़ेंगे। खरीदते थे तो 900 का ये खरीदते थे, अब वो फायदा हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 900 खरीदने पड़ेंगे, ये 900 नहीं है, ये 900 और है, वो 900 और है। ये 900 डेल्टा आप जो खरीदेंगे तो वो हमें सप्लायर 900 रुपए की बजाय 1050 यानी 150 रुपए और महंगा चार्ज करेगा, वो इसकी वजह से होगा। तो वो एक रेलिवेंट खर्चा है, यानी नेट फायदा इतना होगा। इसको एक और तरीके से बताता हूं अगर आपको बहुत आसान लगे। पहले हम क्वार्टर की परचेजेस कितनी किया करते थे, 1200, और एक होता था 900 रुपए का। लेकिन अब हमारी रिवाइज्ड हुआ करेंगी 900 इंटू 94। पहले इतना होता था, अब इतना होगा। कितनी बचत हो जाएगी, ये वाला 135 है। ये 135, ये वाला 135। ये वाली भी दोबारा सुन ले। पहले हम लोग 1200 यूनिट खरीदते थे 900 रुपए का एक, इतनी टोटल परचेजेस होती थी। अब हम 900 यूनिट खरीदेंगे 1050 का एक, अब इतनी परचेजेस होंगी। तो इस क्वार्टर में हमें परचेजेस पे इतने रुपए बच जाएंगे। तो ये 135 ही जी। नहीं, एनुअल तो कहीं है ही नहीं सवाल में। बात एनुअल की तो हो ही नहीं रही। बात ये हो रही है कि जो XY के पड़े हुए यूनिट्स हैं उनसे हम कितने बना पाएंगे। तो बस वो 300 बना पाएंगे। गैमा कितने बना रहे थे, 900। कितने अरसे में, क्योंकि ऐसा रेलिवेंट अरसे का ताल्लुक ही नहीं है ना। बात ये हो रही है कि जो XY कुछ स्टोर में पड़ा हुआ है उसका हम क्या कर सकते हैं। तो उसका ये कर सकते हैं कि 900 गैमा बना सकते हैं, वो गैमा चेक कर लिया, या 300 डेल्टा बना सकते हैं, ये वो 300 डेल्टा चेक कर लिया। डेल्टा बनाने के लिए खर्चा क्या करना पड़ेगा, मटेरियल C लगेगा। कितने किलो, 1000 किलो। स्टॉक में पड़ा हुआ है, अच्छा स्टॉक में नहीं पड़ा, जब चाहिए होता है हम इसको एक्सटर्नली खरीद लें, और अगर नहीं खरीदते तो चलो खुद ही बना लेते हैं। तो क्या रेलेवेंट होगा, जितने का हम खुद बनाएंगे वेरिएबल खर्चा। तो आपको अगले पेज के टॉप पे खर्चे की एक लिस्ट दी हुई है, लेकिन इसमें से हम 55 रुपए नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे फिक्स्ड छोड़ के, यानी 37। ये बात दोबारा सुने, जो मटेरियल जॉब के लिए चाहिए और वो स्टॉक में नहीं है तो रेलिवेंट होता है कि फिर हमें कितने का मिलेगा, खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, बनाएंगे तो कितने का बनाना हमें पड़ेगा। तो 37 रुपए का पड़ेगा। 55 रुपए क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसमें 18 रुपए फिक्स्ड हैं, तो फिक्स पोर्शन तो फिक्स होता ही होता है। तो इसलिए हम सिर्फ लेंगे 18, 13 नहीं, हाँ 18, 13 और 6, कितना बन गया। और क्या लगेगा, लेबर। और लेबर यही 3 तरह के हैं, तो बस आर्स ही चेंज करने हैं, रेट तो यही वाले ही हैं। अनस्किल्ड लेबर के 4000 घंटे, अनस्किल्ड लेबर 3 रुपए वाला है। सेमी स्किल्ड 0 वाला है। कितने घंटे, 1000 घंटे 0 वाले। और हाईली स्किल्ड 4000 घंटे 11 वाले, 44,000। यही 3 लेबर, इनके रेट यही वाले, आर्स बस डेल्टा के अलग है, और वेरिएबल ओवरहेड बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं। 4, 1 और 4, 9000 घंटे इंटू 1 रुपया। कोई और खर्चा 30। तो एक हल है स्क्रैप के तौर पे बेच दें, एक हल है गैमा बना लें, एक हल है कि डेल्टा बना लें। तो गैमा बना लें, क्या नहीं, क्या तो हम मेहनत, हम सुस्ती पे नहीं फैसला कर रहे ना, हम तो रुपए देख रहे हैं कि फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है। मेहनत लग रही है तो लग रही है, पैसे भी तो कमा रहे हैं ना।
है प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे? जब एक काम अभी होना है तो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे मिक्स करेंगे? होमवर्क दिया था? चलें करता हूं डिस्कस। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं डिस्कस। अच्छा, एक सवाल अभी बोर्ड पे करूंगा और एक और बहुत अच्छा सवाल है, वो होमवर्क है। खुद देखिए, इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उसमें उतनी ज्यादा आपकी लर्निंग है। नहीं होगा तो बेशक सारा ही मैं बता दूंगा, लेकिन ट्राई बेटा आप करके आए। स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही मजेदार सवाल है, ये आपका होमवर्क है। कल करूंगा डिस्कस, बिल्कुल करूंगा, मसले होंगे तो नहीं भी होंगे फिर भी कर दूंगा। क्वेश्चन 4 20 नंबर का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 2020 रिंग लिमिटेड 20 नंबर है, 18 नंबर 20 नंबर है जी। रिंग लिमिटेड स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क है, ये कल करके आए हो आप। एक सवाल होमवर्क है बस, ये करके आइएगा, कल करूंगा डिस्कस। ठीक है, नोटेड। होमवर्क कर रहा हूं डिस्कस। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें, ये अगले सालों में भी काम आएगी। इस सवाल को प्रेजेंट कैसे किया, 3 ऑप्शंस अलग अलग सॉल्व की और फिर फैसला कैसे हुआ, कंक्लूजन क्या है इसका कि गैमा ऑप्शन बेहतर है, इसका प्रॉफिट ज्यादा है। एक सवाल की मुझे उम्मीद थी वो पूछा नहीं, मैं खुद ही बता देता हूं। जब हम गैमा बना रहे होंगे तो इसमें मटेरियल ए लग रहा है, मटेरियल बी लग रहा है और मटेरियल या फिजिकल चीज और क्या लग रही है, एक्स वाई लग रहा है ना, उसी से तो बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, एक्स वाई नहीं लग रहा। तो वो जो एक्स वाई हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ इस्तेमाल ना करते तो सेल कर देते, तो वो कुर्बानी नहीं हो रही यहाँ पर। मेरा सवाल दोबारा सुने, अगर गैमा ऑप्शन सॉल्व करें तो मटेरियल ए लगेगा, मटेरियल बी लगेगा, एक्स वाई भी तो लग ही रहा है ना। जो पड़ा हुआ एक्स वाई है उसी के साथ तो ए और बी मिला रहे हैं, तो ये गैमा बन रहा है। तो हमने जैसे यहां मटेरियल बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखी कि बी यहां लग गया, तो वो जो जी बना के बेचते थे वो नहीं होगा, इसलिए यहां पर उसको कुर्बानी ले लिया। तो अगर हमने गैमा बनाया तो एक्स वाई जो बाजार में बेच लेना था 21,000 का, वो भी तो नहीं बेच सकेंगे। मेरा सवाल समझ आया? जिनको नहीं समझ आया दोबारा सुने। जब यहां पर हम गैमा की कैलकुलेशन में ए बी मटेरियल लिख रहे हैं तो एक्स वाई भी तो लगना है ना इसमें, कि नहीं लगना है?
देखें एक्स वाई जो स्टोर में पड़ा था उसी को तो फिजिकली इस्तेमाल करना है, एक्स वाई फिजिकल इस्तेमाल होना है। ऐसा नहीं है कि ए और बी फिजिकल लगेगा, एक्स वाई का सिर्फ आशीर्वाद होगा, एक्स वाई भी फिजिकल लगना है ना। तो उस फिजिकल मटेरियल बी की जब हम यहाँ कुर्बानी लिख रहे हैं कि अगर गैमा ना बनाते तो जी बना के बेचते, नहीं बना रहे होंगे तो हम यहाँ पर कॉस्ट लिख रहे हैं। तो अगर गैमा ना बनाते तो एक्स वाई को मार्केट में बेच भी तो देते। पहले सवाल पूरा कर लो। तो वो जो 21,000 का बेच लेते वो नहीं बेच सकेंगे, कुर्बानी आ गई, तो उसको फिर हमने एज अ कॉस्ट 21,000 क्यों नहीं लिखा? कॉमन है। चलो दोनों में लिख देता हूँ, ये लो, यहाँ भी 21 लिख देता हूँ, यहाँ भी 21 लिख देता हूँ। कुर्बानी हो रही है ना, पास्ट में कहाँ हो गया हुआ? अगर गैमा बनाएंगे तो फिर ये स्क्रैप में बेच सकेंगे, तो फिर आई ना कुर्बानी। सर अगर ये बनाते हैं तो कुर्बानी तो ना हो लिखा है एज इट इज, कि हम ये बना के बेच रहे हैं फिर ये कुर्बानी तो नहीं होगा कि बेच रहे हैं सर। हम बेसिकली बेच तो नहीं रहे हैं ना, उसको मिक्स कर रहे हैं दूसरों के साथ, लेकिन बिक तो यही है। फिर तो मटेरियल बी भी यहाँ बेच रहे हैं, वहाँ बेचते हैं, यहाँ बेचते हैं, तो मटेरियल बी को भी तो बेच ही रहे हैं। हाँ नहीं, और जवाब इररिलेवेंट क्यों है? तो ये हाँ। लेकिन अगर ये बनाएंगे नहीं बेचेंगे ना, तो कुर्बानी आगे ना बेचने की। हाँ, फिर तो ये भी करना चाहिए कि अगर गैमा कर रहे होंगे तो फिर डेल्टा नहीं कर रहे होंगे, तो डेल्टा नहीं कर रहे होंगे तो गैमा भी नहीं कर रहे होंगे। तो जवाब ये है इस बात का, ये बेकार बात नहीं थी, ये बहुत क्रिटिकल बात है। अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी आ जाती है और जज्बात में बह के इसको लिख भी देते हैं। जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसकी दो शक्लें हो सकती हैं। या तो हम सवाल सॉल्व करते हुए सिर्फ एक कैलकुलेशन सामने ला रहे होंगे, सिर्फ कि ये काम करना है कि नहीं करना बस, और उस कैलकुलेशन को करते हुए इसकी वजह से जो जो कुर्बानियां देनी पड़ रही होंगी वो हम यहां पर एज अ कॉस्ट लिख रहे होंगे। ये बात दोबारा सुने, जब हम डिसीजन मेकिंग का सवाल कर रहे होंगे तो या तो क्लियरली हम कुछ ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे इससे पहले जो आपने इससे पहले क्या किया हमने, स्प्रिंग 16 में वो जीपीएल था और प्राइस कोट करनी थी, उसमें हमने कुर्बानी लिखी थी मशीन किराए पे देने की कि 4,000 पर डे, तो उसको एक कुर्बानी लिखा था। इसी तरह और भी अगर पहले कोई सवाल किए तो उनमें कहीं ना कहीं हम कुर्बानी को कॉस्ट ले रहे थे। जब हम सवाल का आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब लोग होश से सुनिएगा बात, जब हम सवाल में आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं और हम कोई एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस अभी फोकस हमारा सिर्फ एक चीज पे है कि B16 बनाने लगे हैं, बताएं बनाए कि ना बनाएं, जीटा बनाने लगे हैं, बताएं कि ना बनाएं, कस्टमर को कितने पैसे चार्ज करें, तो उसके सोल्यूशन में सिर्फ जीटा की कैलकुलेशन आ रही होगी, स्प्रिंग 16 जीटा। जब हम सिर्फ एक कैलकुलेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक जॉब को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जो जहां जहां कुर्बानी होगी वो कुर्बानियां एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां ला रहे होंगे। अब भी अगर एंड पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है वो कुर्बानियां ठीक हैं, करें ये काम है प्रॉफिटेबल। एक तो इस तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर सवाल में मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर हो रही होंगी। जब भी हम मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, देखें दो पहलवानों की अगर ताकत का मुकाबला करवाना है ना, तो या तो दोनों की कुश्ती करा लें या दोनों से अलग अलग वजन उठवा के देख लें, या तो दोनों की कुश्ती करा लें, जो नेट बच गया वो जीत गया, या फिर चित हो गया ना, नॉकआउट हो गया, तो जो रह गया वो जीत गया। या फिर दोनों का आपस में नेट मुकाबला ना कराएं, दोनों से अलहदा अलहदा वजन उठवा के देख लें, कौन जीत जाएगा, ज्यादा वजन उठाया होगा। तो जब हम लोग एक नेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस सिर्फ एक सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जो नहीं हो पा रहा होगा, होना था नहीं हो रहा होगा, वो हम यहां पर ऐसा कुर्बानी ले रहे होंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शंस का मुकाबला करा रहे हैं अलग अलग और सॉल्यूशन में अलग अलग प्रेजेंट भी कर रहे हैं, और अब फैसला कैसे करने लगे हैं, देखें 5 3 से बेहतर है कि नहीं, दो तरीके हैं, 5 और 3 को कंपेयर कर लें। एक तरीका 5 3 नहीं होगा, नेट देख लें, बच रहा है तो उसका मतलब 5 बेहतर है। यानी या तो आप एक सॉल्यूशन करें
और जिसको अप्रेस कर रहे हैं दूसरे का ना होना एज अ कॉस्ट कुर्बानी दिखा के देखें नेट फायदा हो रहा है कि नहीं, या फिर दिस वर्सेस दिस अलग अलग कंपेयर कर लें। लेकिन ये करना बेवकूफी होगी। इसको कंपेयर करना बेवकूफी होगी, यानी नेट भी कर रहे हैं कंपेयर भी कर रहे हैं, या अलग अलग सॉल्व करके कंपेयर कर लें, या फिर किसी एक को सॉल्व करें और उसको सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कुर्बानी ले लें। इसमें डिसीजन कैसे होगा? अगर एंड प्रॉफिट आया इसका मतलब बाकियों को कुर्बान करना ठीक था। इसमें फैसला कैसे होगा? दोनों को कंपेयर कर लें। अब जब हम कंपैरिजन वाले तरीके पे चल रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं करना। देखें इन दोनों में कितने का फर्क है, ये वो 2 है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपने 4 का फर्क डाल दिया। इस सवाल में हम 3 ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, चूंकि तीनों को अलग अलग एज एन ऑप्शन लिख रहे हैं। अब एक को सॉल्व करते हुए दूसरे को एज अ कुर्बानी नहीं दिखाना, वरना आप ये काम कर जाएंगे, डबल डबल काउंट हो जाएगा। जैसे अगर गैमा करते हुए मैंने डेल्टा को कुर्बानी दिखा दिया तो फिर डेल्टा करते हुए गैमा को भी कुर्बानी दिखाऊं फिर। इसी तरह अगर डेल्टा बनाते गैमा बनाते हुए इसको कुर्बानी दिखा दिया तो फिर इसको बनाते हुए फिर गैमा को भी कुर्बानी दिखाएं। तो इसलिए या तो हम कोई एक ऑप्शन पकड़ के सॉल्व करें, बस एक ही सॉल्यूशन हो, और उसकी वजह से जो जो कहीं और कुर्बानियां हैं वो एज अ कुर्बानी शामिल कर लें। जैसे क्या प्रोडक्ट जी हमने कहीं अलग सॉल्व किया, इसलिए ये उसकी कुर्बानी आ गई। हमने मटेरियल बी को प्रोडक्ट जी में इस्तेमाल करें या यहां इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट जी को अलग से ऑप्शन तो नहीं बनाई कि प्रेजेंट की, इसलिए यहां पर एक कुर्बानी दिखा दी। तो हम अगर मल्टीपल ऑप्शंस को सवाल में प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर एक ऑप्शन करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कुर्बानी नहीं दिखा देना या एज अ सेविंग नहीं दिखा देना, क्योंकि उसमें हम डिसीजन ही ऐसे कर रहे होंगे कि एंड रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो या तो हम सवाल के अंदर नेट एक ही सॉल्यूशन कर रहे होंगे, तब क्या करना होगा, जो कर रहे हैं उसको करें और उसकी वजह से जो बाकी कुर्बानियां सेविंग हैं वो उसमें एडजस्ट करें, या फिर हम मल्टीपल ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं तो फिर अलग अलग सॉल्व करें और सबके एंड आंसर कंपेयर कर लें। अब ऐसे में एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ सेविंग या एज अ कुर्बानी नहीं दिखा देना। नींद आ रही है? ये बात समझ आई या नहीं? तो बस फिर भूल भी जाएंगे आप ये बात, इसलिए कुछ ऐसे लिखें जो आप कल को अपने आप को भी समझा सकें कि क्या लिखा है। पहले लिख लें। यार गर्मी लगी।
ऑटोमेटीन होमवर्क कर रहा हूं डिस्कस। एक B1 बनाने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होता है उसमें 2 किलो X डलता है और 1.5 घंटा लेबर का लगेगा। इसका मतलब है लेबर भी होगा और वेरिएबल ओवरहेड्स भी होंगे। और चूंकि 10,000 यूनिट्स बनाने हैं तो इसलिए ये भी इंटू 10,000, ये भी इंटू 10,000। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए मटेरियल Y 2.5 किलो और 1.5 आवर नहीं लेबर और इस 1.5 पे इतराज। B1 बनाने के दो रास्ते हैं। या तो मटेरियल X इस्तेमाल करके बना लें, B1 बनाने में 1.5 घंटा लगेगा, या फिर Y इस्तेमाल करके बना लें, B1 बनाने में अब भी 1.5 घंटा ही लगेगा। अगर X इस्तेमाल करते हैं तो X खरीद लें, इतने का मिल जाएगा। लेकिन अगर Y इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक और प्रोसेस होगा जिससे Y बनेगा। और Y का 1 kg, 2.5 नहीं, 1 kg बनाने के लिए 300 रुपए का कोई मटेरियल लगेगा और 0.5 आवर लगेगा, जिसमें लेबर भी होगा और वेरिएबल ओवरहेड्स भी होगा। ये आधा घंटा अलहदा है, वो 1.5 घंटा अलहदा है। अब ये सारी बात अंग्रेजी में कहां लिखी है? रिक्वायर्ड कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा, और कॉस्ट गैप निकालना है। कॉस्ट गैप कैसे निकलेगा? टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का डिफरेंस। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकलेगी? रेलिवेंट कॉस्ट। ये रिक्वायर्ड से पता चल रहा है। पहला पैराग्राफ, B1 10,000 यूनिट्स की डिमांड है और 2,000 रुपए का हम इसको बेचना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईच यूनिट ऑफ B1, ईच यूनिट वुड रिक्वायर 2 किलो ऑफ मटेरियल X एंड 1.5 आवर्स। मटेरियल X इज अवेलेबल इतने का मार्केट में। अल्टरनेटिवली, अब जो उसने अल्टरनेटिवली की बात की है वो इस मटेरियल के लिए की है। ये 1.5 घंटा वहीं का वहीं है। अल्टरनेटिवली, इंस्टेड ऑफ मटेरियल X, RL कैन यूज 2.5 किलो। अच्छा, अब ये 2.5 किलो ये दोबारा पर यूनिट तो नहीं लिखा, क्योंकि बात का कॉन्टेक्स्ट देखे ना। पॉइंट 1 शुरू यहां से हुआ था कि ईच यूनिट, तो ईच यूनिट की बात शुरू हुई थी कि ईच यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा वुड रिक्वायर 2 किलो ऑफ मटेरियल X एंड 1.5 घंटा। अब यहां मटेरियल X की बात चूंकि चल रही थी तो फिर अगले सेंटेंस में मटेरियल X के बारे में कहा कि हम खरीदें तो इतने का मिल जाएगा। अल्टरनेटिवली X को बदल दिया Y से,
यानी x की बात को y की बात से बदल दिया। तो जो x की बात चल रही थी, 1 यूनिट ऑफ B1 वुड रिक्वायर 2 किलो ऑफ x, अब वो बात बदल जाएगी, ईच यूनिट ऑफ B1 वुड रिक्वायर 2.5 किलो ऑफ y। अब जो अगला सेंटेंस है ये सिर्फ y की बात हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ ईच केजी ऑफ y वुड रिक्वायर आधा घंटा। अब ये आधा घंटा अलहदा चीज है, ये 1.5 घंटा अलहदा चीज है। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी पढ़ के ये दो बातें अलग अलग जो समझाई हैं, ये ना समझ आई हो तो बताएं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 ओके। मटीरियल X एक B1 के लिए 2 किलो, तो फिर 10,000 इंटू 2, एक यूनिट के लिए 1.5 घंटा, तो फिर 10,000 इंटू 1.5। लेबर की तो कॉस्ट का डाटा है कि वेज रेट इतना है और इतने आइडल अवेलेबल हैं, वेरिएबल OAR नहीं है। तो वो पॉइंट नंबर 4 में हमें इतना नजर आ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं वेरिएबल फिक्स्ड मिला के, हमें सिर्फ वेरिएबल पोर्शन चाहिए और एक से ज्यादा लेवल्स के ऊपर दिए हुए हैं। तो इस तरह का डाटा ट्रिगर करता है कि हमें फिक्स्ड और वेरिएबल अलग चाहिए, तो हाई लो लगेगा। तो इसमें हाई लो मेथड लगेगा, उससे वेरिएबल OAR पर लेबर आर निकलेगा, वो ही फिर यहां पर इस्तेमाल होगा। और फिक्स्ड OAR वो रेलिवेंट नहीं है। यहां पर टोटल आर्स 15,000, यहां पर टोटल आर्स 15,000 ये, और 2.5 इंटू 0.5 इंटू 10,000। देखें ये आधा घंटा 1 किलो वाई के लिए, 2.5 किलो वाई के लिए कितना होगा, 2.5 किलो इंटू 0.5, तो वो जो 2.5 किलो वाई बनेंगे उससे एक B1 बनेगा, फिर आगे दोबारा 10,000 से मल्टीप्लाई। इसमें आर्स लगने हैं 1.5 सिंपली इंटू 10,000, 15,000। इसमें एक ये है जो आर्स लगने हैं, कितने, आधा इंटू 2.5, 2.5 इंटू आधा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1 तो हमें एक B1 बनाने के लिए ये भी चाहिए आर्स और ये भी चाहिए। देखें ये भी एक B1 के लिए चाहिए, असल में एक B1 के लिए नहीं चाहिए, एक B1 के लिए जो 2.5 किलो वाई है ये उसके लिए चाहिए। तो अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो लेबर आर्स ये भी होंगे और ये भी होंगे, अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो फिर सिर्फ ये होंगे। तो इस तरह से दोनों ऑप्शंस पे सॉल्व करके देखेंगे, जो ऑप्शन सस्ती लगी वो हम बीटा की कॉस्ट लेंगे। इसमें मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया था अपना वो टोटल के हिसाब से दिया था, मुझे वो ज्यादा आसान लग रहा था। बहरहाल आईकैप का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पर यूनिट से कंपैरिजन किया हुआ है, पर यूनिट से पहले एक्स और वाई को कंपेयर कर लिया, जो सस्ता था उसी को लेके आगे चले और ये फिर साथ अलग से शामिल कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, वो भी ठीक है, लेकिन अगर मटीरियल देखते तो फिर सिर्फ ये ना देखते, फिर ये भी देखते। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो उसमें वो वाला 300 भी लाना है और वो आधा घंटा भी लेना है, ठीक। इसलिए सही नहीं आ रही क्योंकि आप 2 किलो और 2.5 किलो को फिर कंपेयर करें, 1-1 किलो को ना कंपेयर करें। ये 1 किलो वाई के लिए है, इसको इंटू 2.5 करें। अच्छा इसी वजह से मैंने टोटल पे सॉल्व किया हुआ है, इसी वजह से टोटल पे किया हुआ है मैंने, इसलिए टोटल पे सॉल्व किया हुआ है कि वहां पर आइडल आर्स लेने में स्टूडेंट गलती कर जाएगा, तो इसलिए टोटल पे किया हुआ है मैंने। नहीं, फिर मैं एक्स और वाई को कंपेयर नहीं कर रहा, फिर मैं पूरा B1 बदरिया एक्स, पूरा B1 बदरिया वाई, इनको कंपेयर कर रहा हूँ।
और जो सस्ता है उसी को ले रहा हूँ। इस होमवर्क में और कोई सवाल? जी 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 मतलब 0.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 10,000 एक दफा मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 नहीं दोबारा इंटू नहीं करना, प्लस 1.5 1.25 प्लस 1.5 इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना। इस 1.5 को से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। क्यों करें मल्टीप्लाई? एक B1 बनाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन Y इस काबिल लाने के लिए कि यहां इस्तेमाल हो सके, उस Y को बनाने में 1.25 आवर लगेंगे। यानी एक B1 बनाने में जो टोटल मेहनत हो रही है 1.25 घंटा और 7 प्लस 1.5 घंटा, 1.25 घंटा Y तैयार करने में, 1.5 घंटा उस Y से B1 बनाने में। तो B1 बनाने में ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, इसलिए दोनों को प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे हम लोगों ने से अलग ही करना था वो यार उसमें जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की OAR से फिर हम लोगों ने माइनस किया था फिर से वेरी वो टोटल OAR दिया हुआ था, उसमें से हमने फिक्स माइनस किया था। OAR कितना है? तो वेरिएबल का है ना, तो बस वही चाहिए था। जो कल वाला काम है उसमें टोटल OAR 400 रुपये दिया हुआ था। कैसे? क्योंकि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ठीक है टोटल है, अब इसमें से फिक्स कितने माइनस करें? उसमें से फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिवाइड करें तो मतलब टोटल हो जाएगा। मतलब तो कौन से वाले महीने का करें? इंडिकेशन मिलेगी ये वेरिएबल होगा। हाई लो मेथड लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इनमें से आप कौन से वाले को यूज करके फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालेंगे? हाँ तो यही मसला है ना कि कौन से वाले को करना है। हर महीने का तो फिक्स्ड अलग अलग निकल रहा होगा, तो ऐसे तो नहीं होता। फिक्स्ड OAR तो एक ही निकाला जाता है साल के शुरू में। हम हाई लो मेथड लगा के निकाल ही वेरिएबल रहे हैं। हाई लो मेथड होता ही इसलिए ताकि वेरिएबल निकल सके। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें, करता हूं मैं बोर्ड पे। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है सवाल में, तो रिक्वायरमेंट पढ़ो। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6 अभी पढ़ लीजिए, मैं कर रहा हूं बोर्ड पे। क्या? तो वो Y के ओवरहेड्स थे, Y बनाने पे भी ओवरहेड्स लगने थे, V बनाने पे भी लगने थे, सेम नहीं है। तो वो तो लेबर का भी सेम है रेट। ऑटम 17 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6 डेल लिमिटेड पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। जिनको आपको ख्याल आया कि सर ने क्या कहा था, तो सर ने कहा है ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें, डेल लिमिटेड। मैं करता हूं बोर्ड पे।
अगर हम उसको एज एन ऑप्शन ना लिखे तो फिर डेल्टा गैमा दोनों में से 21 लेस करेंगे। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। चले ठीक है जी, मैं करता हूँ उसको, देखता हूँ कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता। सवाल की कहानी सुन ले पहले। DEL में लिमिटेड कार के रेडिएटर्स बनाते हैं। पहले पैराग्राफ में गाड़ियों के रेडिएटर का डेटा लिखा हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि इनको एक ऑफर आई थी TRU से ट्रक्स के रेडिएटर बनाने की, और ऑफर बड़ी अच्छी थी, 50,000 रुपए का एक रेडिएटर। और डेल ने प्लान कर लिया था कि अभी हम फिलहाल गाड़ियां रोक के तो ये काम करेंगे, और इस खुशी में 60 मिलियन रुपए का मटेरियल भी खरीद लिया था। लेकिन वो कंपनी डूब गई। तो ये जो 50,000 रुपए हमने ख्वाब देख लिए थे तो ये अब गए। अभी हम बना रहे थे कि तीसरे पैराग्राफ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आए और वो एक ग्राहक घेर लाए, NTR वाले भी ट्रक के रेडिएटर ही बनवाना चाहते हैं, लेकिन प्राइस वो 40,000 रुपए ऑफर कर रहे हैं। तो 10,000 रुपए को एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लेंगे हम। क्यों? वो तो बात खत्म हो गई, 50,000 वाला किस्सा खत्म हो गया। तो अब इस वक्त रिक्वायर्ड ये है कि NTR की इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो कैसे सॉल्व करें? NTR को सॉल्व कर लेते हैं। अगर एंड पे प्रॉफिट निकला तो हाँ, क्या जी? NTR को इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, इसमें ना ऑप्शंस बनानी है नहीं बनानी है, ये सवाल में आइडिया हो जाया करता है कि मैनेजमेंट ये ऑप्शंस सोच रही है, तो फिर हम ऑप्शंस कर रहे होंगे सवाल। अगर सवाल एक ही चीज के बारे में है तो बस हम उसी को सॉल्व कर रहे होंगे। अब इस बीच में कुर्बानियां आएंगी, हाँ आएंगी, देख लेंगे। जबरदस्ती खुद से ऑप्शंस नहीं क्रिएट करेंगे, उससे मुश्किल में फंस जाएंगे। तो अगर ऑप्शंस हुई सवाल में तो हम खुद ही सवाल देख के पहचानेंगे। सवाल वाला बता रहा होगा कि ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। जैसे एक सवाल किया था वो मिंट, ऑलिव, साल्सा, तो उसमें खुद सवाल में लिखा था कि ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है। अब जब खुद सवाल वाले ने क्रिएट कर दी ऑप्शन तो फिर कर दी,
अदरवाइज अगर सवाल सिर्फ एक चीज के बारे में पूछा है कि बताइए काम करना है कि नहीं करना, तो बस वही काम करना है कि नहीं करना, फिर जबरदस्ती ऑप्शन में बनाएंगे तो डाटा इधर उधर फैलाते जाएंगे। तो इसलिए बस सिर्फ हम एनटीआर का सोल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, अब एनटीआर को करते हुए कुछ कुर्बानियां आनी होंगी तो लिख लेंगे। एनटीआर की ऑफर प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या क्या कंसीडर करें? सेल्स, बिल्कुल सेल्स। कितने यूनिट्स बेच लेंगे? 4000। एक कितने का? 160। मटीरियल वर्किंग 1, लेबर वर्किंग 2, वेरिएबल ओवरहेड्स वर्किंग 3, और लास्ट पॉइंट नंबर 5 क्या है? अच्छा, ये तो एनटीआर ने नहीं बताया कि वो हमसे कितना यूनिट खरीदेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला लेके ये आया है कि टू डील विद द सिचुएशन, वो अनदर कस्टमर लाया है जो कि थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ उसने 40,000 रुपए ऑफर कर दिए हैं बस। तो यूनिट्स नहीं बताए तो कौन से होंगे? वही 4000 बनेंगे। पॉइंट नंबर 5 का क्या करें? पॉइंट नंबर 5 रेलिवेंट है। रेलिवेंट। पॉइंट नंबर 5 का मतलब यह है कि अगर हमने ये ट्रक के रेडिएटर बनाने शुरू किए तो अभी जो प्लांट जिसपे हम गाड़ियों के रेडिएटर बनाते हैं उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और जब ट्रक के रेडिएटर्स बना लेंगे तो वापस पुरानी हालत में लाना पड़ेगा। इस पे 4 मिलियन खर्च होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दी प्लांट एंड रीसेटिंग इट टू नॉर्मल। तो ये रेलिवेंट है, तो इसको हम रीसेटिंग कॉस्ट कह देते हैं या प्रिपरेशन कॉस्ट कह देते हैं 4। तो बस ये था सवाल है। वर्किंग 1 2 3 रहेगी बस, बाकी तो नहीं, ये वर्किंग 1 कर रहा हूँ अभी। कहाँ पर? वो मैं लेबर में लाता हूँ क्योंकि वो लेबर से लिंक किया हुआ है। वो लेबर है ना, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लेबर उतना ही है हमारे पास, तो वो लेबर में कवर करूंगा। पॉइंट नंबर 5 डन। पॉइंट नंबर 4 ये इररिलेवेंट। चलें अब मटेरियल पे आते हैं। मटेरियल फिक्स्ड OAR रेलेवेंट होगा। इंक्रीज कैसे हो रहा है? तो फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट किस बात की है? मटेरियल। अच्छा, मटेरियल वाली बात समझें। 60 मिलियन का मटेरियल खरीदा था। इस 60 मिलियन में से सारा का सारा इस नए ऑर्डर पे इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एक तो ये कि हमें नए ऑर्डर के लिए एडिशनल तो खरीदना ही पड़ेगा। ये अलग से आपको पॉइंट 1 में लिखा मिल रहा है। इस एडिशनल 12 पे एतराज। चले बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 12 एडिशनल मटेरियल है। ओके, लास्ट पैराग्राफ। इफ द ऑर्डर फ्रॉम NTR इज नॉट एक्सेप्टेड, तो जो 60 मिलियन है उसका क्या करेंगे? ये लिखा है 60 मिलियन में से जो 10 मिलियन वाला है, नहीं वो सारा हो जाएगा इस्तेमाल। सॉरी, मैं वो कोई और बात करनी थी। 60 मिलियन वाला हो जाएगा इस्तेमाल। 60 मिलियन के 2 टुकड़े कर रहा हूं। जो 10 मिलियन वाला है वो हमारे गाड़ियों के रेडिएटर में काम आ सकता है, और बाकी 50 मिलियन वो हमारे और काम नहीं आ सकता ना। तो हमें इस 12 मिलियन का तो खर्चा करना ही करना है। इससे पहले जितने सवाल होते थे ना उनमें कहीं मटेरियल के किलो बताए होते थे, अब किलोस कोई नहीं है, बस 60 मिलियन रुपए का मटेरियल है। इसको मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। जो 50 मिलियन, 50 कैसे आया? 10 माइनस करके। इस 10 के कुर्बानी अगर लेनी है तो इसके 2 रास्ते थे। या तो इसको हम बेच देते या आखिरी पैराग्राफ वाली कहानी में इस्तेमाल कर लेते, और ये 50 मिलियन बस बेचने का ही रास्ता है। तो इस यूजलेस सरप्लस मटेरियल का और कोई हमारा इस्तेमाल नहीं है, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? इसकी NRV। तो 50 मिलियन वाले की NRV कितनी? यूज होना है। वो मैंने पहले गलत बोल दिया था, होना है। देखें, ये जो 60 मिलियन का मटेरियल हम खरीद चुके थे ना, हमें यही चुभ रहा था असल में। ये दुख अपनी जगह कि कमाना था, नहीं कमा सके। ज्यादा बड़ा मसला ये हो गया था कि हम 60 मिलियन का मटेरियल खरीद बैठे थे,
60 मिलियन का मटेरियल खरीद लिया था हमने। अब उस मटेरियल का क्या करें, तो वो मार्केटिंग वाला नया ग्राहक ढूंढ लाया था, तो वो जो 60 मिलियन था वो भी इस्तेमाल होगा। पॉइंट नंबर 1, एडिशनल मटेरियल 12 मिलियन, इस एडिशनल से पता चल रहा है कि वो भी इस्तेमाल होगा और उसके अलावा 12 मिलियन लगेगा। तो ये जो 12 है ये भी रेलिवेंट है, और वो जो पहले ही खरीद चुके उसकी रेलिवेंट कॉस्ट 60 मिलियन क्यों नहीं है, क्योंकि 60 मिलियन हो चुका। 60 मिलियन खर्च हो चुका। अब रही बात कि वो जो 60 मिलियन खर्च हो चुका, जो मटेरियल फिजिकली मौजूद है उसका हम क्या कर सकते थे। अगर यहां इस्तेमाल ना करते तो इतना वाला हम बेच सकते थे, तो वही एनआरबी बस सिर्फ रेलिवेंट होगी। और जो बाकी 10 मिलियन है इसके फिर हमारे पास दो रस्ते हैं, या तो इसको बेच देते, अच्छा ये अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सरप्लस कौन सा वाला है और रिमेनिंग कौन सा वाला है। मेन चीज ये है ये जो 10 मिलियन वाला है इसके हमारे पास दो हल हैं। क्या क्या हल है, या तो इसको एनआरबी पे बेच दें या फिर इसको एक अल्टरनेटिव मटेरियल में कन्वर्ट कर लें। तो किसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे फिर, हायर को। बेचने वाला लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर ये जॉब ना हुई, इफ द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर इज नॉट एक्सेप्टेड, तो रॉ मटेरियल सारा का सारा 60 मिलियन जो खरीदा था वुड हैव टू बी सोल्ड एट 70% ऑफ देयर कॉस्ट। तो इस 60 मिलियन में 50 भी है और 10 भी है। मैंने 50 और 10 को अलग क्यों किया है, क्योंकि 10 मिलियन वाला है जो कन्वर्ट हो सकता है, तो जो बाकी 50 है वो बस सिर्फ बिकना ही था, तो इसलिए 10 और 50 अलग कर दिए। अब ये जो 10 वाले हैं ये बिक भी सकते हैं और कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ये फिगर कैलकुलेट करें, सॉल्यूशन ना देखें, ये फिगर कैलकुलेट करें, बताएं कितनी फिगर लिखूं यहाँ। इतनी जल्दबाजी नहीं है, इतना नहीं सिंपल है, जरा गौर करें। कन्वर्जन अल्टरनेटिव से क्या फायदा होता, ये लास्ट पैराग्राफ और पहले पैराग्राफ से पता चलेगा। पहले पैराग्राफ में भी कुछ काम की बातें मिलेंगी। हाँ जी 8 चलिए बताता हूं। पहला पैराग्राफ, एक गाड़ी का रेडिएटर कितने रुपए मटेरियल कॉस्ट करता है, 3000 रुपए। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो 3000 रुपए मटेरियल कॉस्ट है पहले पैराग्राफ में, मटेरियल एक तो नहीं, बहुत सारा तरह के हो सकते हैं। मटेरियल मल्टीपल हो सकते हैं ना, इस लैपटॉप के अंदर सिर्फ प्लास्टिक तो नहीं लग रहा है, और भी बहुत तरह के मटेरियल होंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल लगता है वो मल्टीपल मटेरियल हो सकते हैं। वेरिएंस पढ़ के आए हैं सॉरी, तो हो सकता है कि इस रेडिएटर के अंदर बहुत तरह के मटेरियल लगते हों। 3000 रुपए में से बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते होंगे। एक कंपोनेंट जो कि इसका 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेडिएटर ऑफ गाड़ी 3000 रुपए मटेरियल कॉस्ट करता है। ये मटेरियल कई तरह के होंगे, उनमें से कोई एक मटेरियल है जो इसका 30% के बराबर है। जिस तरह चोको किंग वाला एक सवाल था, चॉकलेट बनाते थे, उसमें काफी इंग्रेडिएंट थे, उनमें से एक इंग्रेडिएंट कोको पाउडर था जो 90% वजन था। तो इसी तरह से इस एक रेडिएटर में जो मटेरियल लगता है काफी तरह का होता होगा, उनमें से एक जो इसके 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है
इससे हम वो बनवा लेंगे, एक गाड़ी के लिए नहीं, 10,000 गाड़ियों के लिए। यानी वो जो एक गाड़ी के रेडिएटर में 900 रुपए का कंपोनेंट लगना था, हम इस मटेरियल से 10,000 गाड़ियों का वो कंपोनेंट बना लेंगे। तो 10,000 गाड़ियों के 900 रुपए के पार्ट्स खरीदने के पैसे बच जाएंगे। लेकिन इस फायदे के लिए 1 मिलियन खर्च भी करना पड़ेगा, तो 8 मिलियन। लास्ट पैराग्राफ, रॉ मटेरियल वर्थ 10 मिलियन कैन बी यूटिलाइज्ड कार्स रेडिएटर्स आफ्टर स्लाइट अल्टरेशन। क्या? The altered raw material can produce 30% components of radiators। तो रेडिएटर की जो मटेरियल कॉस्ट यही कंपोनेंट्स है ना, लेबर तो कंपोनेंट्स नहीं होंगे। तो जो रेडिएटर में कंपोनेंट्स चाहिए होते थे उनमें से एक कंपोनेंट हम बना पाएंगे जो कि इन सब का 30%। तो हम एक गाड़ी में जो 3,000 रुपए के कंपोनेंट लगते थे उनमें से 900 रुपए वाला हम इससे बना सकेंगे, एक गाड़ी का। 10,000 गाड़ियों के इंटू 10,000, इतना फायदा लेकिन इतना कन्वर्जन का खर्चा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 8 जी। मैंने 10,000 बॉडी टेंडर्स हैं, तो मैंने इनको 30% मल्टीप्लाई करके फिर 3,000 मल्टीप्लाई करके था। 10,000 इसे तो 30% मल्टीप्लाई किया था। 30% जैसे 3,000 उसको ऊपर 3,000 पर यूनिट है उसमें 3,000। ठीक जी जी, ये 900 रुपए, ये बिल्कुल ठीक है। ये 900 रुपए बिल्कुल ठीक है। चलें यार, ये ले, अजीब लग रहा है तो ये ले, ये ऐसे कर लें। मटेरियल कॉस्ट 55, लेबर इंशाल्लाह कल करता हूं, इसमें लर्निंग कर्व इस्तेमाल होगा। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, जरूर करके आइएगा। है वो एक ही मोहर है, 20 नंबर का सवाल। हर चीज में मुकाबले हैं, मटेरियल वहां से ले लें, वहां से ले लें, वहां से ले लें, लेबर वहां से कर लें, वहां से कर लें, वहां से कर लें, मशीन वहां से कर लें, वहां से कर लें, हर आइटम में मुकाबले हैं। ठीक है जी, अल्लाह।